नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग अपनी वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लासेस को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और आज हमारी क्लास नंबर 3 है। और मैंने बोला था कि आपको इस तरीके से पढ़ा देंगे जियोग्राफी को कि आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि हमारी जो क्लासेस हैं थोड़ा लेंथी आपको लगती हो कि हाँ 1 घंटे की 2 घंटे की क्लासेस हो जाती हैं। बट आप इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन बैच है। तो फाउंडेशन बैच होने के कारण इसमें क्या होता है, हम चीज़ों को डिटेल में लेकर के चलते हैं। हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको चीज़ें रटाने के लिए चले आते हैं, पीपीटी लगा दी और सिर्फ आपको पढ़ करके सुना दिया। हम आपके लिए वो चीज़ें लेकर के आते हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाएँ। इसीलिए हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए उसके साथ-साथ में, ठीक है? और नोट्स को साथ में क्लास के साथ में ही बनाते चलिएगा, ठीक है? अब बात करते हैं, आज हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, पृथ्वी की गतियाँ। और एक ही क्लास में आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है? तो जैसा कि हमने पृथ्वी के बारे में पहले ही पढ़ लिया था कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। और साथ में अगर बात करते हैं, जो पृथ्वी है उसी को हम नीले ग्रह के नाम से जानते हैं, जहाँ पर 70% पानी है, इसीलिए उसको नीला ग्रह कहा जाता है। ये चीजें हम कल की क्लास में कंप्लीट अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले पृथ्वी की गतियां किस तरीके की होती हैं, ठीक है? तो पृथ्वी की गतियां, तो बात करते हैं, पृथ्वी ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य के चक्कर लगा रही है। जैसा कि हमने कल की क्लास में भी बताया था और परसों की क्लास में भी बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, जैसे कि आपको पता होगा कॉपरनिकस ने बोला था उस टाइम पर कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। उसके पहले ये अवधारणा थी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है? तो क्या है, पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों की तरह, यानी कि जितने भी 8 ग्रह की बात हम लोगों ने पिछली क्लास में करी थी, उसके उसी की तरह क्या है, सूर्य के चक्कर लगाती है कौन, पृथ्वी। तो पृथ्वी की गतियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। बात करते हैं कौन कौन सी। एक होती है घूर्णन, एक दूसरी होती है परिक्रमण। घूर्णन गति को ही हम क्या बोलते हैं, परिभ्रमण भी बोलते हैं या रोटेशन के नाम से जानते हैं। और परिक्रमण को बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है? याद रखिएगा, तो पृथ्वी की गतियां कितने तरीके की, 2 तरीके की होती हैं। एक होती है घूर्णन और एक होती है परिक्रमण, ठीक है? अगर घूर्णन की बात करते हैं, देखिए, पृथ्वी की गति करने की दिशा पश्चिम से पूरब होती है। इन चीजों के बारे में अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो पृथ्वी की गति करने की जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूरब होती है। मैंने जब कल आपको क्लास में बताया था कि सिर्फ 2 ऐसे ग्रह हैं, एक अरुण और एक दूसरा होता है शुक्र, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी जितने भी ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं और उन्हीं ग्रहों में एक अपनी पृथ्वी भी आती है। बात करते हैं पश्चिम से पूरब घूमने के कारण पृथ्वी की गति को एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि जो अपनी पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर, इसीलिए हमारा जो सूर्य उदय होता है वो पूरब में होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम में होता है। और इस गति को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज गति, ठीक है? यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जैसा कि हम पिछली क्लासेस में आपको बता चुके हैं। आगे की बात करते हैं, घूर्णन क्या होता है, ठीक है? यानी कि रोटेशन। अभी हमने बताया था कि जो घूर्णन होता है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो घूर्णन को ही हम परिभ्रमण के नाम से जानते हैं, परिभ्रमण, ठीक है? परिभ्रमण के नाम से किसको जानते हैं, तो हम घूर्णन को जानते हैं, यानी कि रोटेशन बोलते हैं। और ये घूर्णन को ही एक नाम और दिया जाता है, ये तो एक नाम हो गया, दूसरा नाम होता है इसकी दैनिक गति। इसका दूसरा जो नाम होता है दैनिक गति, ठीक है? दैनिक गति, ठीक है? दैनिक गति भी इसी का नाम होता है, किसका, घूर्णन। यानी कि घूर्णन पूछ दे, दैनिक गति पूछ दे या परिभ्रमण पूछ दे, ये तीनों नाम क्या होते हैं, घूर्णन के ही होते हैं। अब घूर्णन होता क्या है, देखिए, घूर्णन का तथ्य क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि सभी को पता है कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में 1610 किलोमीटर की चाल से घूमती है। अब पहले यहाँ पर हम एक चीज समझ लेते हैं, देखिए मान लेते हैं ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है? ये क्या है, अपनी अर्थ, ठीक है? ये है पृथ्वी, सभी को पता है पृथ्वी। और ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी है। कितनी, 23.5 डिग्री यहाँ पर झुकी हुई है। 23.5 डिग्री ये जो पृथ्वी है अपनी अक्ष पर वो क्या है, अपनी धुरी पर झुकी हुई है। अब बात करते हैं जो पृथ्वी है
जैसा कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, घूर्णन। तो घूर्णन में क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि लट्टू की तरह पृथ्वी क्या होती है, घूमती रहती है अपनी जगह पर, तब उसको हम घूर्णन बोलते हैं। क्या होता है घूर्णन, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, घूर्णन यानी कि जो रोटेशन होता है, रोटेशन, रोटेशन, तो रोटेशन क्या हो गया, पृथ्वी का, पृथ्वी का अपने अक्ष पर, अक्ष पर घूमना। आप लोगों ने मतलब सभी लोगों ने ही क्या होगा, लट्टू को जरूर देखा होगा। लट्टू किस तरीके से नाचता है, इस तरीके का लट्टू लट्टू होता है और वो अपनी जगह पर नाचता रहता है इस टाइप से, ठीक है। तो बात करते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना, जब पृथ्वी अपनी जगह पर ही राउंड लगाती रह जाती है तो उसी को बोलते हैं हम घूर्णन, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, तो अब देखो जब घूर्णन करती है, तो ये जो पृथ्वी घूर्णन करती है, तो यहाँ पर देखो जो पृथ्वी का नीचे का भाग होता है, यानी कि ये ध्रुव जो होते हैं, ये ध्रुव और ये ऊपर का ध्रुव, यानी कि ऊपरी ध्रुव को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। ये होता है अपना उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ पोल। नीचे की अगर बात करते हैं, इसको हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। इसको हम बोलते हैं साउथ पोल, साउथ पोल बोलते हैं। अब देखो जो पृथ्वी अपनी होती है पूरी तरीके से गोल नहीं है, ठीक है, ये ऊबड़ खाबड़ होती है। तो इसीलिए क्या होता है, जब पृथ्वी अपने धुरी पर जब चक्कर लगाती है तो इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हल्का सा समतल हो जाता है और जो बीच का भाग होता है थोड़ा लंबा टाइप, इधर से इस टाइप से खिंच जाता है, इस टाइप से, ठीक है, जब वो चक्कर अपने लगा रही होती है। तो यहाँ पर देखते हैं फिर से, तो यह पश्चिम से पूरब की दिशा में 1610 किलोमीटर की गति से चाल करती है। तो यहाँ पर जब ये घूम रही होती है तो इसकी जो स्पीड होती है, ये जो स्पीड है इसकी, ठीक है, तो ये जो स्पीड है इसकी कितनी है, 1610 किलोमीटर। और ये जो नीचे की साइड अगर तुम बात करोगे कि नीचे की साइड स्पीड इतनी होती होगी, तो इतनी स्पीड नीचे की तरफ नहीं होती है। मानकर चलो एक लट्टू होता है, तो लट्टू का जो पिन पॉइंट, ये जैसे कि ये पिन पॉइंट है, तो इसको अपनी जगह पर राउंड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा और घूम जाएगा। बट अगर ये मान लेते ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को अगर हम घुमाएंगे तो ये जो विषुवत रेखा वाला पॉइंट होता है, इसको इधर से जाकर यहाँ से जाते 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 इधर से घूम करके फिर इतना राउंड लेना पड़ेगा। तो इसकी गति सबसे ज्यादा होती है, 1610 किलोमीटर की रफ्तार से ये घूमता है, तब जाकर के 24 घंटे में पूरा चक्कर काट लेता है। पूरा 24 घंटे में नहीं लगता है, 23 घंटे में 23 घंटे कुछ मिनट में होता है। बात करते हैं घूर्णन का जो समय होता है, एक घूर्णन 24 घंटे में होता है, जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, बट जो रियलिटी में होता है वो होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। कितना टाइम लगता है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड लगते हैं पृथ्वी को एक अपना पूरा चक्कर लगाने के लिए, अपनी जगह पर घूमने के लिए। इसका अन्य नाम क्या होता है, इस गति को दैनिक गति के नाम से कहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी बताया था। बात करते हैं घूर्णन के प्रभाव क्या पड़ते हैं अपने दैनिक जीवन पर। देखो पृथ्वी घूम रही है, हमें पता नहीं चलता है कि पृथ्वी घूम रही है अपनी जगह पर और सूर्य के भी वो चक्कर लगा रही है, बट ऐसा है कि मतलब जब उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, एक तो होता है दिन और रात का होना। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो जो फिगर हमने अभी बनाया था, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, एक दूसरा पेज लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये हमने बनाई पृथ्वी, ये है अपनी पृथ्वी, ठीक है, ये हो गई अपनी, ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं रेड कलर से, और ये है अपना सूर्य, ये मान लेते हैं क्या है, तो ये अपना सन है, ठीक है, सन यानी कि सूर्य है, और ये अपनी क्या है, अर्थ है, ठीक है। अब इसकी जो रोशनी पड़ रही है, और क्योंकि हमने बताया जो अपनी पृथ्वी होती है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, तो यहाँ से जो रोशनी निकल रही है, ठीक है, तो इस पार्ट पर पड़ रहा है। जब मान लेते हैं जब सूर्य की जब रोशनी यहाँ पर पड़ रही है अर्थ के इस वाले पार्ट पर, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दिन, यहाँ पर हो जाएगा दिन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डे,
अब क्या होगा, पृथ्वी को एक पूरा चक्कर काटने में मान लो 12 घंटे इधर लगते हैं और 12 घंटे इधर लगते हैं, सॉरी 12 है, तो यहाँ पर कितने लगते हैं, तो 12 घंटे इधर लग जाते हैं, ठीक है, और 12 घंटे ही इधर लग जाते हैं। तो मान लेते हैं 12 घंटे बाद क्या होगा, ये पृथ्वी घूम करके ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट घूम करके इधर आ जाएगा इधर, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, वो घूम करके इधर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर दिन था, दिन में क्या हो जाएगी, जब इधर पहुंचेगा तो ये रात हो जाएगी, और जहां पर रात थी वो घूम करके जब इधर आएगा तो वो वहां पर हो जाएगा दिन, ठीक है। और सूर्य की रोशनी ऐसे ही पड़ रही है, तो सूर्य की रोशनी तो यहीं से पड़ेगी इस टाइप से, ठीक है भाई। यहाँ पर दिया हुआ है कि दिन और रात का होना, यानी कि पृथ्वी अगर अपनी जगह पर घूमे ना, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं पृथ्वी है यहीं पर रुकी रही, ये घूमे ना अपनी जगह से, तो क्या होगा, यहाँ पर दिन है तो वहां पर दिन ही बना रहेगा, वहां पर कभी रात होगी ही नहीं, ठीक है। और जहां पर रात है वहां पर रात ही बनी रहेगी, क्योंकि ये पूरा चक्कर अपना काटती रहती है इस टाइप से। तो कभी ना कभी ये वाला जो पार्ट होगा वो इधर साइड आएगा, और ये वाला पार्ट होगा जो इधर साइड चला जाएगा, इसीलिए जहां पर रात होगी वो दिन में बदल जाएगा, और दिन वाला रात हो जाएगी जहां पर, ठीक है, कहाँ, जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं। दूसरा है समीर का उत्पन्न होना, यानी कि जब पृथ्वी चक्कर लगाती है उससे क्या होता है, हवा उत्पन्न होती है, यानी समीर बनती है। ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, यानी कि ज्वार भाटा, यानी कि इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ज्वार भाटा के बारे में किस तरीके से बनता है, क्या होता है, सिर्फ आपको पढ़ लेना है कि ज्वार भाटा क्या होता है। बात करते हैं कोरोयोलिस बल का उत्पन्न होना, ठीक है, और ये होता है ध्रुवों पर, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति न्यूनतम यानी लगभग शून्य हो जाती है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर क्या गति होती है, गति यहाँ पर बिल्कुल शून्य हो जाती है। पृथ्वी की गति जो होती है ध्रुवों पर, यहाँ पर भी ध्रुव है, यहाँ पर भी ध्रुव है, इन दोनों ध्रुवों पर क्या हो जाती है, इसकी जो गति होती है शून्य हो जाती है। बट विषुवत रेखा, यानी कि एक विषुवत रेखा है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर क्या होती है, इसकी स्पीड कितनी होती है, तो 1610 किलोमीटर, ठीक, इसकी गति होती है। बात करते हैं घूर्णन के प्रभाव क्या पड़ते हैं, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, दिन और रात का होना, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात की घटना होती है, मैं बता चुका हूं आपको। कोरियोलिस बल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। देखो ये कोरियोलिस बल थोड़ा होता है डिफिकल्ट टर्म होता है, इसको समझना, और अगर इसको हम इस क्लास में समझाने बैठेंगे जो कि आपके मतलब का नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि जब पृथ्वी पर क्या होता है, जो पृथ्वी की मान लेते ये पृथ्वी है और ये इक्वेटर है अपना, तो जब हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, तब जब कोरियोलिस बल में क्या होता है, जब ऊपर की यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ती हैं, तो अपने राइट साइड में उड़ती हैं, अपने राइट, और यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट साइड में मुड़ जाती हैं। बस आपको कोरियोलिस बल में इतना ही याद रखना है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जिससे कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि ऊपर का जो गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर यानी कि राइट साइड मुड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध जो होता है वहां पर बाईं ओर मुड़ जाती है। बस इतना याद रखना है। बट अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कोरियोलिस बल क्या होता है, इसका आधे घंटा का लेक्चर जो होगा मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल की चीजें होती हैं, इसको ज्यादा डीप डाउन करके आपको नहीं पढ़ना है। बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव, ठीक है। घूर्णन के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम हो जाता है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है उससे क्या होता है, जो ध्रुव होते हैं यहाँ पर, ये जो ऊपर का ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। बट अगर बात करते हैं भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा पर जो अपनी ये जो भूमध्य रेखा है यानी कि इक्वेटर है, यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कम पड़ जाता है। बात करते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त की दिशा, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर घूमती है, इसी कारण सूर्य हमेशा पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बता दिया था क्लास के कि जो पृथ्वी है वो अपनी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, जिस कारण क्या होता है, पूरब में क्या होता है, सूर्योदय होता है, और पश्चिम में क्या होता है, सूर्यास्त होता है। दैनिक ज्वारभाटा, इसकी स्थिति में भी घूर्णन के कारण परिवर्तन आता है। जब पृथ्वी अपनी जगह पर घूर्णन करती है तब क्या होता है, दैनिक ज्वारभाटा आते हैं, और दिन में 2 बार ज्वारभाटा आ सकता है, ठीक है। ज्वारभाटा आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे बात करते हैं प्रद्युप्त वृत्त के बारे में, ठीक है, प्रद्युप्त वृत्त, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, ग्लोब पर वह काल्पनिक रेखा यानी कि इमेजिनरी लाइन
जो दिन वाले हिस्से को रात वाले हिस्से से अलग करती है उसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सर्कल सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। यानी कि देखिए ये पृथ्वी है अपनी, ये पृथ्वी आपको दिखाई दे रही होगी, ये पृथ्वी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो इस हिस्से में पड़ रहा है, इस वाले हिस्से में। तो ये वाला जो हिस्सा होता है और ये जो रात वाला हिस्सा है इधर, इसको हम दूसरे पेन से बना देते हैं। ये जो रात वाला हिस्सा है, ये रात वाला जो हिस्सा है, इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है ये होती नहीं है, बट इसको क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन जैसा साइंटिस्टों ने बना दिया है। यानी कि इसकी ये काल्पनिक लाइन होती है। क्या होती है, काल्पनिक रेखा। ठीक है, तो ये टर्म होता है एक, यानी कि एक काल्पनिक रेखा है ग्लोब पर, यानी कि ये पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एक काल्पनिक रेखा जो दिन वाला हिस्सा है, यानी कि जो दिन, जहां पर दिन होगा उस वाले हिस्से को, और जो रात वाला हिस्सा होता है उन दोनों को अलग करती है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। इस चीज को बस आपको याद रखना है। बात करते हैं दिन की स्थिति। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, सभी को पता है। इसीलिए जो आधा हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण दिन यानी कि उजाला होता है। अब देखो प्रदीप्त में क्या होगा, जहां पर सूर्य की रोशनी डायरेक्टली पड़ रही होगी वहां तो दिन होगा ही, नॉर्मल सी बात है। बात करते हैं बिंदु 2, रात की स्थिति। तो पृथ्वी का जो आधा हिस्सा पीछे की तरफ होता है वहां रोशनी नहीं पहुंचती और वह अंधेरे में डूबा रहता है, जिससे वहां रात होती है। यानी कि जो ये वाला हिस्सा मैंने अभी बताया था, यहाँ पर क्या है, सूर्य की रोशनी यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पा रही है। इस कारण से क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये रात वाला हिस्सा हो गया, यानी कि प्रदीप्त वृत्त के कारण ही, यानी कि काल्पनिक रेखा के कारण क्या हो रहा है, एक तरफ तो दिन है और दूसरी तरफ है रात। बात करते हैं पूर्ण वृत्त की प्रकृति। क्योंकि पृथ्वी एक गोल आकृति है, इसीलिए यह रेखा सिर्फ एक तरफ नहीं बनती, बल्कि पृथ्वी के चारों तरफ एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा आप लोगों को फ्रेश माइंड से सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम एक पेज लेते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, ये अपनी मान लेते हैं पृथ्वी है, ये है पृथ्वी, यानी कि ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ। ठीक है, ये है अर्थ। अब देखो ये पृथ्वी पर मैंने बताया कि बीच में ये रेखा होती है जिसको हम प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रदीप्त, यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, यानी कि ये काल्पनिक रेखा है। अब देखो ये ऐसा तो है नहीं, ये सिर्फ गोला है। अब तो इसमें क्या है, एक गोला तो है नहीं, यानी कि जो प्रदीप्त लाइन होती है सिर्फ एक साइड तो है नहीं, यहाँ पर एक साइड तो है नहीं, ये इस तरीके से पृथ्वी के उधर साइड भी होगी, तो ऐसे करके घूम करके इधर से इधर, मतलब पूरा एक सर्कल टाइप का बना होगा। तो ये पूरी चारों तरफ होती है, पृथ्वी के चारों तरफ होती है, वही यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है। क्योंकि पृथ्वी एक गोलाकृति है, इसी कारण क्या हो रहा है कि ये जो रेखा है वो सिर्फ एक तरफ नहीं बनती है, बल्कि पृथ्वी के चारों तरफ बनी होती है, इसी को पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं नक्षत्र दिवस और सौर दिवस के बारे में। नक्षत्र दिवस का मतलब क्या होता है, सेंट्रियल डे और सोलर डे, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो नक्षत्र दिवस यानी कि सेंट्रियल डे के बारे में बात करते हैं। तो देखो, जब हम सूर्य की बजाय अंतरिक्ष में स्थित किसी बहुत दूर के तारे या नक्षत्र को आधार मानकर पृथ्वी के एक चक्कर का समय मापते हैं तो उसे नक्षत्र दिवस कहा जाता है। देखिए अब मान लेते हैं ये कोई तारा है, ये कोई तारा है, बट ये सूर्य नहीं हो सकता। क्या होगा, ये सन नहीं हो सकता है, ये बात याद रखना। नक्षत्र दिवस में क्या होगा, ये सूर्य नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी तारा हो, दूसरा तारा हो सकता है, या किसी नक्षत्र को हम क्या आधार मान करके पृथ्वी के घूर्णन गति के बारे में पता करते हैं। यानी कि जब हम सूर्य की बजाय, यानी कि सूर्य को नहीं लेंगे अंतरिक्ष में, किसी स्थित बहुत दूर के तारे, यानी कि बहुत दूर का जो तारा होगा उसको आधार मान करके एक चक्कर का समय मापते हैं। यह पृथ्वी का अपनी दूरी पर 360 डिग्री का एक वास्तविक पूरा चक्कर होता है। देखिए जब दूसरे तारे को लेकर के, यानी कि सूर्य को छोड़ देंगे, दूसरे तारे को लेकर के हम एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो ये पूरा 360 डिग्री घूमेगा, ये पूरा 360 डिग्री क्या होगा, घूमेगा। अवधि क्या होती है इसकी, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड का समय लगता है। ये क्योंकि यही टाइम क्या होता है अपना, पूरा एक 24 घंटे का टाइम होता है जिसको हम 24 घंटा बोलते हैं। तो ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का समय लेता है नक्षत्र दिवस में, जब ये क्या करता है, सूर्य को छोड़ करके किसी दूसरे तारे को लेकर के क्या आधार मान करके एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाता है। बात करते हैं सौर दिवस यानी कि सोलर डे के बारे में। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, सूर्य को आधार मानकर पृथ्वी का एक चक्कर समय
मापना और सौर दिवस कहलाता है। यानी कि जब हम सूर्य को आधार मान करके पृथ्वी जब पूरा एक चक्कर लगाती है, उसको क्या बोलते हैं, सौर दिवस के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर किसी एक बिंदु से सूर्य को आसमान में एक निश्चित जगह, जैसे कि दोपहर 12 बजे ठीक सिर के ऊपर देखते हैं और अगली बार सूर्य ठीक उसी जगह पर वापस आता है, तो उस बीच के समय को सौर दिवस कहते हैं। देखिए बात करते हैं, ये अपनी पृथ्वी है। अब मान लेते हैं यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कोई एक बच्चा है, यहाँ पर मान लेते 12 बजे हुए हैं दिन के। अब ये पृथ्वी क्या होगी, पूरा एक राउंड करेगी किसका, सूर्य अपनी जगह पर एक घूर्णन पूरा करेगी 24 घंटे का, ठीक है। 24 घंटे के बाद जब सूर्य, मान लेते हैं यहाँ पर इसकी खोपड़ी पर यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर उसको चमक रहा है, सूर्य यहाँ पर है 24, तो 12 मतलब क्या होगा कि पूरा 24 घंटे जब चक्कर ये काट देगी पृथ्वी, उसके बाद में ही दोबारा यहाँ पर क्या होगी, धूप होगी, यानी कि 12 बजे ही सूर्य क्या होगा, उसकी खोपड़ी पर आया है, वही पूरा एक चक्कर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सौर दिवस के नाम से जानते हैं। अवधि की बात करते हैं, पूरे 24 घंटे का होता है। अतिरिक्त जानकारी की बात करते हैं, हमारी घड़ियां और हमारा दैनिक जीवन इसी के आधार पर चलता है, यानी कि जो घड़ियां होती हैं और जो हमारी दैनिक जीवन की जो भी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, वो किसके टाइम पर चलती है, वो सौर दिवस के, यानी कि क्योंकि तभी तो हम 24 घंटे बोलते हैं, यानी कि सौर दिवस के आधार पर चलती है, ना कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के नाम पर चलती है, ठीक है। तो नक्षत्र दिवस का टाइमिंग अगर याद रखना है तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। और बात करते हैं अगर सौर दिवस की टाइमिंग की, तो वो क्या होती है, पूरे 24 घंटे की होती है। बात करते हैं परिक्रमण की, तो परिक्रमण क्या होती है, रेवोल्यूशन क्या होता है, परिक्रमण की परिभाषा क्या होगी, तो देखो परिक्रमण का मतलब होता है, देखो जब पृथ्वी क्या करती है, अपनी जगह पर घूम रही होती है, तो उसको तो घूर्णन बोल दिया जाता है, लेकिन यही पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के चक्कर लगा रही होती है, इस टाइप से सूर्य के चक्कर लगा रही होती है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं, ठीक है, यही उसकी परिभाषा हो गई। बात करते हैं वार्षिक गति की, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, वार्षिक गति के नाम से जानते हैं, परिक्रमण को ही वार्षिक गति के नाम से जानते हैं। याद रखना, जैसा कि मैंने बताया था घूर्णन में, तो घूर्णन को हम दैनिक गति के नाम से जानते हैं और घूर्णन को हम परिक्रमण के नाम से जानते हैं, वो परिभ्रमण के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से परिक्रमण को हम वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। औसत गति कितनी होती है, तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से घूमती है। यानी कि देखिए, मैंने बताया था जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यानी कि अपने अक्ष पर घूमती है, तो उसकी जो स्पीड होती है 1610 किलोमीटर होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है इस टाइप से, तब क्या होता है, इसकी जो स्पीड होती है पृथ्वी की, वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि 1 सेकंड में वो 30 किलोमीटर चल जाएगी पृथ्वी, जब वो सूर्य का चक्कर लगाती है। बात करते हैं परिक्रमण का प्रभाव क्या पड़ता है, तो ऋतु परिवर्तन होती है, यानी कि जो मौसम बदलना, जैसे कि कभी सर्दी कभी गर्मी, एक कुदरत के नजारे हैं, इस टाइप से जो गाना होते हैं, वो इसीलिए है कि परिक्रमण हो रहा है, यानी कि पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो ऋतु परिवर्तन हो गया, सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, बरसात हो गई, ठीक है, इस टाइप से। बात करते हैं दिन की अवधि का छोटा बड़ा होना, यानी कि दिन का कभी तो ऐसा होता होगा कि दिन बहुत बड़ा होता है, कभी दिन बहुत छोटा होता है, तो ये सभी कारण किससे होते हैं, परिक्रमण के होते हैं। ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने की रात होती है, यानी कि जो ध्रुव होते हैं, जो मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ऊपरी यानी कि ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुव पर, यानी कि ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, यहाँ पर 6-6 महीने के दिन और रात होते हैं। 6 महीने दिन होगा, यहाँ पर 6 महीने रात होगी, ठीक है, तो रात होगी यहाँ पर, तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। और तापमान में उतार चढ़ाव रहता है, क्योंकि देखिए जब ये पूरा एक चक्कर काटती है, तो इसमें टेम्परेचर में, यानी कि जब यहाँ पर सर्दी चल रही होती है तो यहाँ पर ठंड पड़ती है, और जब ये मतलब गर्मी पड़ रही होती है तो वहां पर क्या होती है, गर्मी होती है। वो जब पृथ्वी पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ रही होती है तो गर्मी पड़ती है, और जब सीधे डायरेक्टली नहीं पड़ रही होती है तो वहां पर क्या होता है, सर्दी पड़ती है, ठीक है। बात करते हैं आगे की, तो लीप ईयर क्या होता है। देखिए मैंने अभी बताया था, एक पृथ्वी पूरा एक चक्कर काटने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लेती है। तो बात करते हैं लीप ईयर की, तो सामान्य गणना में एक वर्ष में 365 दिन माने जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कोई अगर पूछता है आपसे
कि साल में कितने दिन होते हैं, तो आप लोग सिर्फ नॉर्मल सी बातें बताते होंगे 365 दिन होते हैं, पर पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लगता है। देखो बात करते हैं, अगर जो पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी, ये पृथ्वी जो है, ठीक है, ये जो पृथ्वी है यानी कि अपनी अर्थ है, क्या है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। नॉर्मल सी बात है, हम लोगों को पता है कि 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी लगा देती है, पर ऐसा नहीं है, 6 घंटे अधिक लगता है, यानी कि 365 दिन प्लस 6 घंटे, याद रखना। देखो लीप ईयर में क्या होता है, 366 दिन होते हैं, नॉर्मल यानी कि नॉर्मल डेज में क्या होता है, 365 दिन होते हैं एक साल में। तो अर्थ क्या होती है, जब एक पूरा चक्कर लगाती है सूर्य का, ठीक है, कितने दिनों में लगा देती है, तो 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है, तो 365 दिन होते हैं, और 365 प्लस 6 घंटे का टाइम लगता है। जैसा कि यहाँ पर नोट्स में दे रखा है आपके, कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। तो ये जो 6 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, याद रखना, ये 6 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम कब लग रहा है, एक साल में। तो ऐसे ही करके हम अगर ये अतिरिक्त 6 घंटे को अगर लगातार हम 4 वर्षों तक जोड़ करके रखते हैं, तो ये 24 घंटे हो जाएगा, यानी कि 6 गुणा 4 इक्वल टू 24। अब बात करते हैं, देखो मैंने बोला 6 घंटे अतिरिक्त हैं, 6 घंटे क्या है, अतिरिक्त है, अतिरिक्त 6 घंटे तो अतिरिक्त होते हैं। अब जो 6 घंटे अतिरिक्त की बात करते हैं, तो ये 6 घंटा एक साल में हो गया, फिर दूसरी साल में फिर क्या, पहली साल में 6 घंटे, दूसरी साल में फिर 6 घंटे, तीसरी साल में फिर से 6 घंटे, चौथी साल में फिर 6 घंटे हो जाते हैं। अब बात करते देखिए, 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, यानी कि 6 इंटू 4, यानी कि 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। ये कितना हो जाएगा, 24 घंटे हो गए। 24 घंटे बराबर क्या होता है, 24 घंटे बराबर क्या होता है, 24 घंटे बराबर होता है एक दिन। 24 घंटे बराबर एक दिन हो गया। तो वही एक दिन जो होता है वो बढ़ जाता है अगली, मतलब 4 सालों में। इसीलिए क्या होता है, लीप ईयर में, जो लीप ईयर अपना होता है, तो इसमें 4 साल बाद, 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। याद रखना, लीप ईयर में क्या होता है, 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, तो आपने देखा होगा, यानी कि 29 फरवरी जिसको बोलते हैं। वैसे नॉर्मली जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिनों का होता है, 28 दिनों का। बट जब लीप ईयर 4 साल बाद आती है, यानी कि 4 साल बाद, 4 साल बाद जब लीप ईयर आती है, तो इसका जो दिन हो जाते हैं फरवरी में 29 दिन होते हैं। आप लोगों ने काफी बार ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें कहा जाता है कि मान लेते हैं एक बच्चे का जन्म होता है फरवरी के महीने में, और उसका जन्मदिन जो आता है हर 4 साल बाद में आता है। तो क्यों आता है, क्योंकि वो 29 तारीख को उसने जन्म लिया होगा, इसलिए हर 4 साल के बाद उसने क्या होता है, उसका बर्थडे मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे अपने प्रधानमंत्री भी हुए हैं, वो अपने राष्ट्रपति भी ऐसे शायद हैं जिनका जन्म क्या होता है, वो 4 सालों में एक बार जिनका जन्मदिन आया करता था। देखो 6 घंटा, 6 घंटा, तीसरे वर्ष में 6 घंटा, चौथे वर्ष में 6 घंटा, 6 6 6 6 24, यानी कि 24 घंटे में, यानी कि एक दिन हो जाता है पूरा दिन, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ऋतु परिवर्तन के बारे में। जैसा कि अभी हमने बताया था, परिक्रमण के जो प्रभाव होते हैं, परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन के जो प्रभाव होते हैं, उनमें क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो भ्रम क्या होता है ऋतु परिवर्तन में, पहली बात, यानी कि एक मिथ होता है हम लोगों के दिमाग में कि पृथ्वी का सूर्य के करीब आना या दूर जाना ऋतुओं का कारण होता है। देखो नॉर्मली हम लोग यही सोचते हैं, जब सूर्य के पास हमारी पृथ्वी पहुंचेगी तब क्या होगा, गर्मी पड़ेगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि हम पास पहुंच गए हैं। और जब हम पृथ्वी को जो होगी सूर्य से, मान लेते हैं सूर्य ये पृथ्वी है, जब इसके पास होगी तो गर्मी पड़ेगी, और ये जब दूर होगा तब क्या होगा, सर्दी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है। तो ये तो हमारा क्या है, एक मिथ है, यानी कि भ्रम होता है हमारे दिमाग में। बात करते हैं सत्य क्या होता है, तो दो कारणों से ऋतुएं बदलती हैं। कौन कौन से दो कारण हैं, ठीक है, दो कारणों से। देखो सर्दी और गर्मी कैसे आती है, इसके बारे में बात करते हैं।
तो देखो पृथ्वी, ये तो हमने बता दिया कि जब ऐसा नहीं है कि मतलब जो पास में होगी तब गर्मी होगा और दूर में होगी तब क्या होगा, सर्दी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो सर्दी गर्मी आती कैसे है? देखो गर्मी का जो सीजन होता है किस तरीके से आता है, देखिए गर्मियों में क्या होता है, जब कोई गोलार्ध यानी कि हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, यहाँ सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, दिन बड़े। देखिए यहाँ पर फिर से हम एक पेज ऐड करते हैं, फिर से अपना फिगर बनाते हैं अर्थ का, इस तरीके से। ये हो गई अर्थ, क्या हो गया, ये पृथ्वी है, अपनी अर्थ है। ठीक है, ये है अपनी अर्थ। तो गर्मी क्या है, जब कोई गोलार्ध क्या है सूर्य की तरफ झुका होता है। देखो हमने बताया है कि पृथ्वी ऐसे करके झुकी होती है अपने अक्ष पर, ये झुकी है। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक हमने सूर्य को बना दिया, किस कलर से बना देते हैं, तो व्हाइट कलर से बना देते हैं। तो ये सॉरी, क्या करते हैं, सेफ ले लेते हैं। तो ये मान लेते हैं सूर्य है अपना, ठीक है। ठीक है, तो ये पृथ्वी क्या है, ये मान लेते हैं ये अपना क्या है, सूर्य है। ये क्या है, सन है, सन हो गया। ये बात करते हैं, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, सन है वो अर्थ है। देखो अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पर गर्मी किस तरीके से पड़ती है। देखो जब क्या होता है, इस वाले पार्ट में मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये है अपना उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। देखो ये वाला अपना क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला दक्षिणी गोलार्ध है। अब सूर्य की यहाँ से किरणें पड़ रही है, तो ये जो किरणें हैं किसके ऊपर ज्यादा पड़ेंगी, तो नॉर्मल सी बात है उत्तरी ध्रुव के ऊपर ज्यादा पड़ेगी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के ऊपर क्या पड़ेगा, सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगी। ठीक है, अब जब उत्तरी गोलार्ध के ऊपर क्या होगा, सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी। देखो डायरेक्टली यहाँ पर पड़ रहा है, डायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ से जो सूर्य की गर्मी निकल रही है, जो किरणें निकल रही है, वो डायरेक्टली उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि यहीं पर तो भारत है अपना, यहीं पर क्या है, भारत भी है अपना। तो भारत में क्या होगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध है, तो जब सूर्य की किरणें डायरेक्टली उत्तरी गोलार्ध पर पड़ रही होंगी, तब क्या होगा, भारत में गर्मी पड़ रही होगी। दूरी और उससे कोई मतलब ही नहीं होता है, गर्मी पड़ेगी कब, जब, क्योंकि ये झुका हुआ है, पृथ्वी झुकी हुई है, और डायरेक्टली जब किरणें पड़ रही होती है उत्तरी गोलार्ध यानी किसी भी गोलार्ध के ऊपर, चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध हो चाहे उत्तरी गोलार्ध हो, तब वहां पर क्या होता है, गर्मी पड़ती है, जब डायरेक्टली किरणें पड़ रही होती है। और इधर साइड जो होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर साइड सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, सर्दी होती है, यहाँ पर होगी सर्दी। ठीक है, देखिए तो क्या हो गया, सर्दी गर्मी कैसे आती है, तब जब कोई भी गोलार्ध यानी कि कोई भी उत्तरी गोलार्ध हो चाहे अपना दक्षिणी गोलार्ध हो, वो क्या होता है, झुका होता है सूर्य की तरफ। यहाँ पर देखिए ये क्या है, झुका हुआ है ना सूर्य की तरफ, सूर्य की तरफ झुका हुआ है, इसलिए सूर्य की तरफ झुका होने पर क्या होता है, जो किरणें होती है सूर्य की किरणें, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है किरणें, ठीक है, सूर्य की किरणें, ठीक है, सीधे, ठीक है, सूर्य की किरणें जो होती है वो सीधी पड़ती हैं, जिससे क्या होता है, दिन बड़ा और तापमान अधिक होता है। देखिए अब टेम्परेचर तो बढ़ ही जाएगा, यहाँ पर दो दो चीजें होंगी, सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पड़ता है, तो यहाँ पर एक चीज होती है, दिन जो होता है वो बड़ा हो जाता है, दिन बड़ा हो जाता है। नंबर टू, यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, जैसा कि इस टाइम अपने यहाँ चल भी रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, यानी कि जो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के सामने होगा जस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सर्दी कैसे आती है। तो सर्दी में क्या होता है, दिन जो हो जाते हैं वो छोटे हो जाते हैं। ठीक है, सर्दी यानी कि जब गोलार्ध सूर्य से दूर झुका होता है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। देखो फिगर में मैंने बताया कि जब यहाँ से सूर्य की किरणें आ रही हैं तो वो उत्तरी गोलार्ध पर पड़ रही हैं, लेकिन कुछ किरणें जो होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर। तो जब जो किरणें होती हैं वो दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ती हैं, तिरछी डायरेक्टली पड़ती नहीं, तो यहाँ पर सर्दी हो जाती है, मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं, पृथ्वी की चार मुख्य स्थितियां होती हैं। ठीक है, एक होती है 21 जून को,
जिसको हम ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। एक होती है 22 दिसंबर को, जिसको बोलते हैं शीत अयनांत, और एक होती है 21 मार्च और 23 मार्च को, जिसको हम विषुव बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ग्रीष्म अयनांत यानी कि समर सोल्स्टिक, सोल्स्टिक, ठीक है, समर सोल्स्टिक, इसका मुख्य बिंदु क्या है? यह वह समय होता है जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सबसे अधिक सीधी पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जब उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि जैसा कि अभी फिगर में देखा था, अब ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, उससे क्या हो रहा है कि किरणें सबसे अधिक सीधी पड़ती हैं। क्या होता है, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकाव के कारण इस समय उत्तरी ध्रुव पूरी तरह से सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की स्थिति की बात करते हैं तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पर पड़ती हैं। देखिए, अब मान लेते हैं यहां से क्या जा रहा है अपना, इस तरीके से, तो ये तो अपनी क्या हो गई, विषुवत रेखा। ये होती है अपनी इक्वेटर, यानी कि इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर। ठीक है, ये होती है अपनी कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा होती है। नीचे होती है अपनी मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, तब क्या होता है, जब सूर्य की किरणें क्या हो, सीधी सीधी किस पर पड़ रही हो, कर्क रेखा के ऊपर पड़ रही हो। सीधी किसके ऊपर, कर्क रेखा, यानी कि ये वाली जो रेखा होती है इसके ऊपर डायरेक्टली सीधी सीधी पड़ रही होती है, तब क्या होता है, ग्रीष्म अयनांत होता है। ग्रीष्म का मतलब होता ही है गर्मी, ग्रीष्म का मतलब गर्मी। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रीष्म का मतलब गर्मी का मौसम। तो पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण इस समय उत्तरी ध्रुव पर पूरी तरह से सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं। ठीक है, और बात करते हैं सूर्य की स्थिति क्या होती है, सूर्य की किरणें जो होती हैं कर्क रेखा के ऊपर डायरेक्टली पड़ रही होती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती है, कैसे 90 डिग्री पर चमकती है। ठीक है, तारीख की बात करते हैं, यह स्थिति हर साल 21 जून को आती है। याद रखना, इसको याद करवाने की भी मैं ट्रिक में बता दूंगा, तो याद रखना इतनी बात, यानी कि ये क्या होता है, 21 जून को आता है। कब, 21 जून को आता है क्या, ग्रीष्म अयनांत। देखो इसके प्रभाव क्या होते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो यह साल का सबसे लंबा दिन होता है। जब देखिए, जब डायरेक्टली सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं किसका, कर्क रेखा के ऊपर, तब वहां पर क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। अब देखो, दिन में तो 24 घंटे हैं, जब सबसे बड़ा दिन होगा तो नॉर्मल सी बात है सबसे छोटी रात होगी वहां पर। सूर्य की सीधी किरणों के कारण भयंकर गर्मी का मौसम होता है। अब जब कर्क रेखा के ऊपर सबसे मतलब डायरेक्टली किरणें पड़ रही होती है, तो वहां पर क्या होगा कि गर्मी का मौसम आ जाएगा। अब नॉर्मल सी बात है, हमारा जो भारत आता है वो कर्क रेखा के ऊपर है, और कर्क रेखा इस टाइम क्या है, जो कर्क रेखा पर ही डायरेक्टली 90 डिग्री की किरणें पड़ रही है सूर्य की, इसी कारण अपने यहाँ गर्मी का मौसम है। उत्तरी ध्रुव के पास में लगातार 6 महीने तक दिन रहता है, सूरज डूबता ही नहीं है। देखिए, जैसा कि हमने बताया था, ये जो उत्तरी गोलार्ध यानी कि ये उत्तरी ध्रुव होता है ऊपर, यानी कि नॉर्थ पोल जो होता है, यहाँ पर दिन ही रहता है, कितने, 6 महीनों के लिए, 6 महीने दिन रहता है। याद रखिएगा, 6 महीने दिन रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये है सूर्य की जो किरणें हैं, ये सूर्य की जो वहां से सूर्य की किरणें जो पड़ रही हैं वो कर्क रेखा के ऊपर पड़ रही है। ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है दक्षिणी ध्रुव, और ये अपना है उत्तरी ध्रुव, जो कि 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, और इस कारण यहाँ पर क्या हो रही है, पूरे में गर्मी फैली पड़ी है। आगे बात करते हैं शीत अयनांत के बारे में। शीत अयनांत यानी कि सर्दियों का मौसम की बात हो रही है। देखो, इसका मुख्य बिंदु क्या है, यह वह समय होता है जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी पड़ती हैं। देखो, पीछे भी मैंने अभी बताया था कि जब सूर्य की किरणें क्या होंगी, तिरछी पड़ेंगी दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर, तो वहां पर क्या होगा, सर्दी का मौसम होगा, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली सूर्य की उष्मा नहीं पहुंच पाती, एनर्जी नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पर तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है, शीत अयनांत होता है। सूर्य की स्थिति क्या होती है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर बिल्कुल तिरछी झुके हुए कोण पर चमकती है। ठीक है, यानी कि देखिए, यहाँ पर ये सूर्य की जो किरणें हैं वो किसके ऊपर पड़ रही हैं, मकर रेखा के ऊपर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। सूर्य की किरणें मकर रेखा यानी कि इसके ऊपर पड़ती हैं, बता दिया मैंने। क्या होता है इससे, इस समय पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी होती है, जिसके कारण उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर झुका हुआ होता है। ये जो उत्तरी गोलार्ध है, जब इधर साइड मतलब सूर्य की साइड झुका हुआ है, तब ये क्या है, दूसरी साइड में झुका हुआ है, यानी कि अयनांत का मतलब होता है अपोजिट होते हैं, यानी कि ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि एक तरफ अगर गर्मी होगी तो दूसरी तरफ सर्दी होगी, और दूसरी तरफ सर्दी होगी
वो दूसरी तरफ गर्मी होगी तो पहली तरफ जो मतलब पहला उत्तरी गोलार्ध था वहां पर क्या होगा, गर्मी होगी। इस तरीके से होता है। बात करते हैं यहाँ पर इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो तारीख क्या होती है याद रखना, 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर का जो दिन होता है तब क्या होता है, शीत अयनांत बोलते हैं उसको। प्रभाव क्या होता है इसका, यह साल का सबसे छोटा दिन होता है। यहाँ पर साल का सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होती है। रात बहुत बड़ी होगी लेकिन क्या होगा, दिन बहुत छोटा होता है। तुम्हें मतलब सुना होगा तुमने कि जब क्रिसमस डे आता है यानी कि 25 दिसंबर को, तब उसके 3 दिन पहले यानी कि 22 दिसंबर को बोला जाता है कि आज की रात है बहुत ज्यादा क्या होगी, लंबी होगी। लंबी रात के बारे में बताया जाता है 22 दिसंबर को, याद रखिएगा। तो शीत अयनांत सूर्य के वार्षिक चक्र की एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमारे मौसम और दिन रात की अवधि को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं विषुव के बारे में। विषुव के बारे में देखिए, हमने जब यहाँ पर शुरू किया था तो हमने बताया था इसकी 4 स्थितियां होती हैं। एक होती है ग्रीष्म अयनांत, पढ़ लिया। शीत अयनांत, वो भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं विषुव की। देखो विषुव क्या होता है, वो इक्विनॉक्स, ठीक है, दिन और रात का बराबर होना। तो विषुव का मतलब ये होता है दिन और रात का बराबर होना, यानी कि जब अगर मान लेते 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की रात होती है। जब सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि 12-12 घंटे बिल्कुल बराबर हो जाती है। क्या होती है, बिल्कुल बराबर हो जाती है। तो 12 घंटे का दिन हो जाएगा और 12 घंटे की ही रात हो जाएगी। देखिए, ये जो अपनी पृथ्वी का ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। यानी कि इक्वेटर यानी कि इसको विषुवत रेखा। देखो विषुवत रेखा जो बोलते हैं ना, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पर विषुव होता है। विषुव को, विषुव शब्द से ही विषुवत रेखा निकल करके आया है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती है, ये सूर्य मान लेते हैं, ये सन है अपना। तो ये सन की जो किरणें होंगी वो डायरेक्टली कहाँ पर पड़ रही होंगी, तो इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर पड़ रही होंगी। तो यहाँ पर जब विषुवत रेखा के ऊपर पड़ रही है तो उत्तरी गोलार्ध यानी कि जो नॉर्थ पोल है वो, सॉरी, जो अपना उत्तरी गोलार्ध है यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है। और बात करते हैं इधर साउथ हेमिस्फेयर। इन दोनों में क्या होता है, बराबर दिन हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर भी 12 घंटे क्या रहती है, धूप रहती है, और यहाँ पर 12 घंटे धूप नहीं रहती। यानी इसलिए 12 घंटे का दिन, ठीक है, दिन होता है 12 घंटे का, और 12 घंटे की क्या होती है, रात भी होती है। यानी कि बराबर होती है। और ऐसी चीजें कब होती है, 2 बार होती हैं लाइफ में, मतलब अपने पूरे एक साल में। तो एक होता है 21 मार्च के दिन, एक होता है 23 सितंबर को, 23 सितंबर और 21 मार्च। इसका प्रभाव क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। यानी कि बसंत विषुव होता है। यानी कि विषुव 2 प्रकार के, एक बसंत विषुव, एक होता है शरद विषुव विषुव ठीक है। बसंत विषुव का जो तारीख होती है वो 21 मार्च होती है, और शरद विषुव की जो तारीख होती है वो 23 सितंबर होती है। अब देखो इसको याद करने में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। देखिए, साल में क्या होता है, 12, एक साल में कितने महीने होते हैं, साल में 12 महीने, साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है। अब बात करते हैं, जब साल में 12 महीने, मैंने बताया है कि साल में 4 स्थितियां होती हैं। कितनी होती हैं, 4 स्थितियां होती हैं, 1, 2, 3, 4। अब 4 स्थितियां होंगी, यानी कि 12 को 4 से डिवाइड कर दो। 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। यानी कि हर 3 महीने के बाद क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो पहला मान लेते हैं यहाँ पर 3 महीने, जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। यानी कि एक आ जाएगा मार्च, मार्च में फिर 3 जोड़ते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, तो यहाँ पर जून आ गया। फिर 3 जोड़ते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर, वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि तीसरा आता है सितंबर, सितंबर, एंड चौथा आता है अपना दिसंबर। दिसंबर यानी कि 3, अगर सितंबर में 3 महीने और जोड़ते हैं तो दिसंबर। यानी कि यहाँ से तुम्हें महीने तो पता चल गए। महीने पता चलने का मतलब क्या हो गया, कि जब मैंने बताया कि याद करने के लिए ट्रिक है, तो साल में कितने 12 महीने हुए, 12 महीने को अगर डिवाइड करते हैं 4 से, क्योंकि 4 स्थितियां बनती हैं अपनी, तो 4 स्थितियां कब कब बनेंगी, महीना याद हो जाएगा तो तारीख भी याद हो जाएगी। तो पहली बात करते हैं, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। ये जनवरी से जोड़ते हैं, 3 महीने यहाँ पर, 3 महीने यहाँ पर, 3 महीने यहाँ पर, और 3 महीने यहाँ पर, ठीक है।
अब तारीख की बात करते हैं, तो तारीख किस तरीके से याद रखनी है, तो 21, 21, 23 और 22, ये कोड तरीके, एक आप कोड पिन कोड की तरह इसको याद कर लीजिएगा। यानी कि 21, 21, 23, 22, 2 बार 21 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर उसके बीच वाला यानी कि 22 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें क्या हो जाएंगी, आपके फिंगर टिप्स पर हो जाएंगी ये चीजें, और इन चीजों को याद करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बता दिया जाए। तो 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, ये चीजें होती हैं। देखिए, ये जो हमने शीत अयनांत बताया था वो 22 दिसंबर को बताया, ठीक है, यानी कि 22 दिसंबर, लास्ट में 22 आया, 22 दिसंबर। ग्रीष्म की बात करते हैं, तो ग्रीष्म का बताया था मैंने 21 जून। अब देखो इसको भी याद करेंगे, ग्रीष्म मतलब गर्मियां, गर्मियां कब पड़ती हैं, जून के महीने में पड़ती हैं, तभी तो छुट्टियां होती हैं। तो जून के महीने में क्या हो जाएगा, 21, यानी कि ग्रीष्म। शीतकालीन कब होता है, जब दिसंबर का महीना आता है, कड़ाके की सर्दी पड़ती है दिसंबर के महीने में, तब क्या हो जाएगा, तब शीत अयनांत हो जाएगा। विषुव, विषुव क्या होता है, बराबर दिन। तो 2 बार बराबर दिन होते हैं साल में, कब कब होता है, तो एक 23 सितंबर को होता है और एक 21 मार्च को होता है। इस तरीके से याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं अपसोर और उपसोर के बारे में, ठीक है। एक टर्म होता है उपसोर, एक होता है अपसोर, ठीक है, यानी कि पेरिहेलियन एंड एपेहेलियन। तो देखो उपसौर क्या होता है, उपसौर वह कंडीशन होती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, यानी कि न्यूनतम दूरी पर होती है, उसे उपसौर कहा जाता है। देखिए ये सूर्य हो गया अपना सन, ये क्या है, अपना सन है। अब सन क्या है, यहाँ पर ये अर्थ है, यहाँ पर भी एक अर्थ है। अब बात करते हैं कहाँ पर क्या होगा, यानी कि उपसौर का मतलब होता है पर हेलियन का मतलब क्या होगा, जब पृथ्वी, जो पृथ्वी है अपनी अर्थ जो है ये वाली, वो क्या होगी, सूर्य से निकट होगी, सबसे पास कब होगी, तो देखो 147 मिलियन किलोमीटर, यानी कि इसकी जो दूरी होती है, दूरी कितनी होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर। दूरी कितनी होगी, 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, यानी कि ये सूर्य है, सूर्य से दूरी, यानी कि देखो तुम्हें पता है कि जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो वो ऐसे करके लगाती है, गोल नहीं लगाती है, वो थोड़ा घूम इस टाइप से लगाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है तो एक टाइम तो वो आता है जब पृथ्वी सूर्य के बहुत करीब में होती है, और एक कंडीशन वो आती है जब पृथ्वी क्या होती है, सूर्य से बहुत ज्यादा दूर जाती है। तो जब दूर जाती है उसको हम बोलते हैं अपसौर। जब दूर पृथ्वी जाती है, दूर यानी कि अपसौर। अप का मतलब क्या होता है, अप माने होता है ऊपर, याद करने के लिए बता रहे हैं। तो अप का मतलब ऊपर, यानी कि ऊपर मतलब जाएगा तो दूर हो जाएगा, जो ऊपर जाता है उसकी क्या होती है, वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ जाता है, दूर हो जाता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे अप, अन्य की अपसौर, यानी कि दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो 152 मिलियन किलोमीटर की बात होती है, यानी कि 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। यानी कि यहाँ पर सूर्य से लेकर के जो पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 152 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, इतना याद रखिएगा। बात करते हैं उपसौर, ठीक है। उपसौर, जब अपसौर आपको याद हो गया, अप माने ऊपर, ऊपर का मतलब हुआ बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ जो बढ़ जाता है वो आगे निकल जाता है, आगे निकल जाता है, यानी कि जो बढ़ा हुआ है पृथ्वी दूर हो गई। अब उपसौर की बात करेंगे तो उपसौर क्या होता है, उसका उल्टा होता है, यानी कि जब नजदीक होता है सूर्य के, पृथ्वी सबसे नजदीक होती है, यानी कितनी नजदीक, 14.7 करोड़ किलोमीटर। यहाँ पर कितनी थी, 15.2 किलोमीटर, वो 15.2 करोड़ किलोमीटर, यहाँ पर कितनी है, 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। उपसौर की जो स्थिति होती है वो 3 जनवरी को होती है, अपसौर की जो स्थिति होती है वो 4 जुलाई को होती है। तो 3-4 याद रखना है, 3-4, 3 क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है यानी कि जब पास में होगा तो छोटा, जब दूर वाला जो होता है वो बड़ा होता है, यानी कि बड़ा, यानी कि 4। तो 3-4 इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है, ठीक है। तो एक होती है अपसाइड, वो एप्सिड लाइन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो एक काल्पनिक रेखा होती है, यानी कि सूर्य से होकर जाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, इसी को एप्साइड लाइन बोलते हैं। अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली जो ये पृथ्वी है, ये वाली, यहाँ पर क्या है, उपसौर है, उपसौर है, यहाँ पर क्या है, अपसौर है, अपसौर है। तो उपसौर अपसौर को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को एपिसाइड लाइन बोलता है, ठीक है, एप्साइड लाइन बोलते हैं। आगे देखते हैं, ये देखो उपसौर, उपसौर और एपिसाइड का ये फिगर बना हुआ है, ये पृथ्वी है अपनी, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी जो है, यहाँ पर पृथ्वी नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर सन होना चाहिए था, यहाँ पर पृथ्वी होनी चाहिए थी, और यहाँ पर भी पृथ्वी होनी चाहिए थी। जब दूर होता है, सर्वाधिक दूर होगा तो अपसौर होता है, और जब क्या होता है, उपसौर कब होता है, सर्वाधिक निकट जब होता है, ठीक है, बता ही चुके हैं, कोई पढ़ने वाली बात नहीं, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में।
तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, यानी कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण जब होता है उसमें क्या होता है, ये देखिए ये सूर्य है, दूसरा पेन ले लेते हैं, यहाँ पर ये सूर्य हो गया अपना, ये अपना सूर्य है। तो सूर्य और पृथ्वी, अब देखो पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, तो चंद्रमा लगा रहा है, ये छोटा सा देखने को दिख रहा होगा। तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है और पृथ्वी का चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी बनती है जब क्या होता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के जस्ट बीच में आ जाता है, जो चंद्रमा होगा वो पृथ्वी के और सूर्य के जस्ट बीच में आ जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर तुम खड़े हो, तुम देख रहे हो सूर्य की तरफ, बीच में आ गया है चंद्रमा, तो चंद्रमा ने क्या किया कि सूर्य की जो चीजें थी आधे सूर्य को, या मतलब आंशिक रूप से क्या करता है, छुपा देता है, आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से, तो आंशिक रूप से क्या करता है, उसको छुपा देता है, तो उसकी सिर्फ किरणें आती हैं, बहुत धुंधला टाइप हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। जब चंद्रमा घूमते हुए पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीच में आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है, ठीक है। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा से टकराता है, ठीक है, और पृथ्वी के कुछ हिस्से पर अंधेरा छा जाता है, और जो पृथ्वी का कुछ हिस्सा होता है वहां पर अंधेरा छा जाता है, ठीक है, सूर्य छिप जाता है, इसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अमावस्या का होते हैं यानी कि न्यू मून, यानी कि जब क्या होता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, अमावस्या के दिन। क्यों, देखो सूर्य की जो रोशनी पड़ रही है किसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो चंद्रमा के इस हिस्से पर तो रोशनी पड़ रही है, इस हिस्से पर नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पर चंद्रमा क्या होता है, दिखाई देना बंद हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अमावस्या की रात। नागिन सीरियल देखा होगा शायद आप लोगों ने, तो उसमें अमावस्या की रात का जिक्र करते हैं। तो सूर्य ग्रहण हमेशा क्या होता है, अमावस्या के दिन होता है। अगर बात करते हैं इसकी सिजगी क्या होता है, ठीक है, ये बहुत अच्छा टर्म है और पेपर्स में पूछा जाता है सिजगी क्या होता है। तो देखिए सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया और चंद्रमा, ये जब तीनों एक ही रेखा में आ जाती है, एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सिजगी। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं तो इस घटना को सिजगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं। प्रकार की बात करते हैं तो जो सोलर इक्लिप्स होता है इसके प्रकार कितने होते हैं। एक तो होता है पूर्ण, एक होता है आंशिक, एक होता है वलयाकार, ठीक है। देखो पूर्ण का बात करते हैं, अगर पूर्ण की, तो पूर्ण में क्या होता है, जब चंद्रमा क्या करता है, सूर्य को पूरी तरीके से ढक देता है, तब क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। जब सूर्य पूरी तरह से ढक जाए, ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा है, तो वो जब सूर्य क्या होता है, पूरी तरह से ढक जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। आंशिक जो सूर्य ग्रहण होता है उसको क्या बोलते हैं, जब कुछ हिस्सा, जैसे कि मान लेते हैं फिगर बना करके आपको बताएं, ठीक है, त्रिवेदी सर बहुत मजे ले रहे हो आप, तभी तो त्रिवेदी सर बहुत मजे ले रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे। इस टाइप से देखिए, जब ये मान लेते हैं मून है अपना, जो मून, मून क्या करेगा, यहाँ पर हेयर कुछ बन नहीं रहा है, इसको करते हैं, रिमूव करते हैं, आपको पीछे समझाते हैं थोड़ा। क्या बात कर रहे थे, हाँ, पूर्ण कब होता है और अपूर्ण कब होता है। जब सूर्य, जो चंद्रमा होता है, थोड़ा यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर आ गया है तो ये पूर्ण हो गया। जब चंद्रमा यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली यहाँ पर रोशनी को रोके हुए है, तब यहाँ पर ये तो पूर्ण हो गया, ठीक है, पूर्ण हो जाएगा। और पूर्ण जब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंबरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंबरा। ये जो देखने को मिल रहा है अंबरा, यानी कि जब परछाई जो होती है डार्क हो जाए। और बात करते हैं जब मान लेते हैं चंद्रमा यहाँ ना होकर के यहाँ पर होता है, ठीक है, तो थोड़ा हिस्सा क्या होता है, ढक जाता है, सूर्य की जो किरणें होती है थोड़ी ढक जाती है यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं आंशिक रूप से ढकना, तो उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा। अब एक यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमने अंबरा और पेनम्बरा के बारे में सौर कलंक के अंदर पढ़ा था, जो कि कल मैंने क्लास में बताया था। अब यहाँ पर इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं थोड़ा। देखो जो अंबरा होता है, अंबरा और पेनम्बरा, तो अंबरा पेनम्बरा, अब देखो यहाँ पर एक बात आती है कि जब सौर कलंक में हमने अंबरा पढ़ा, पेनम्बरा पढ़ा,
तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण में और इनमें कंफ्यूजन हो जाएगा, पेपर में आ जाएगा, तो कौन सा टिक मानना है, सौर कलंक का मानना है, या बात करते हैं तो इसका सूर्य ग्रहण का बताना है। तो देखो अंबरा और पेनम्बरा का जो नाम सेम रखने का पीछे कारण क्या था, ये एक लेटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, लेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है किसका, पहले तो अंबरा की बात करते हैं, तो अंबरा का अर्थ होता है अंधेरा, अंबरा का अर्थ होता है अंधेरा, ठीक है। और बात करते हैं पेनम्बरा का, तो इसका होता है हल्का अंधेरा, ठीक है, हल्का अंधेरा। ये क्या है, लेटिन भाषा के शब्द हैं और जिनका अर्थ यही होता है अंधेरा और हल्का अंधेरा। और जब हमने सौर कलंक के बारे में पढ़ा था, सौर कलंक, तो वहां पर क्या हो रहा था, सौर कलंक जो मान लेते हैं ये सौर कलंक था, तो इसका जो डार्क वाला हिस्सा था, मान लेते हैं ये जो डार्क वाला हिस्सा था इसका, ये जो डार्क वाला हिस्सा था, ये जो डार्क वाला हिस्सा था, ये जो डार्क वाला हिस्सा था, इसको हम क्या बोल रहे थे, तो इसको हम बोल रहे थे, इसको हमने बोल दिया था अंबरा। अंबरा यानी कि जो ज्यादा डार्क होता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि लेटिन भाषा का शब्द होता है अंबरा, अंबरा का मतलब होता है अंधेरा, यहाँ पर डार्क होगा यानी कि अंधेरा होगा, उसको हम अंबरा बोलते थे सौर कलंक के अंदर। और जो इसका बाहर की जो चीजें थी जहाँ पर हल्का हल्का क्या था, मतलब परछाई पड़ रही थी, उसको बोलते थे हम पेनम्बरा, ठीक है। तो याद रखने का यही तरीका है कि अंबरा पेनम्बरा का जो अर्थ है वो लेटिन भाषा में अंधेरा और हल्का अंधेरे से होता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, जब सूर्य ग्रहण लग रहा है तो अंबरा पेनम्बरा, अंबरा का मतलब डार्क साइड, जहां पर जब डार्क साइड यानी कि सूर्य चंद्रमा के जस्ट सामने सामने आ जाता है तो अंबरा हो जाता है, यानी कि डार्क साइड यहाँ पर हो जाती है। जब पेनम्बरा कब होता है, जब सूर्य जो चंद्रमा होता है सूर्य से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, तो परछाई पड़ती तो है लेकिन आंशिक होता है, इसलिए जब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है उसको पेनम्बरा बोलते हैं, और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसको अंबरा बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ये सूर्य है अपना और ये पृथ्वी है, मून है। तो मून क्या कर रहा है, बीच में, जस्ट बीच में है, तो इसकी सूर्य की जितनी भी किरणें यहाँ से निकल रही है, वाली किरणें जो है वो निकल करके सूर्य चंद्रमा में टकरा रही है और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो यहाँ ये वाला जो हिस्सा है ये ब्लैक हो गया है, इसको बोलते हैं अंबरा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अंबरा। और पेनम्बरा क्या होता है, जो हल्की साइड होती है, यानी कि इसकी साइड में जो यहाँ पर क्या होगा, हल्का हल्का परछाई पड़ेगी सूर्य की, तो उसको बोलते हैं पेनम्बरा, यानी कि शेडो कौन, सनलाइट रेज वगैरह ये दे रखी है। आगे बात करते हैं, ये भी सोलर इक्लिप्स का ही है, देख लीजिएगा आप आगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा क्या है, देखो चंद्रमा के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। देखो चंद्रमा क्या होता है, एकमात्र उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह किसका, पृथ्वी का, एकमात्र प्रकृति मतलब प्राकृतिक उपग्रह। बात करते हैं तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, इसे पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं, पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं। चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। चंद्रमा का अध्ययन क्या होता है, सेलेनोलॉजी, ठीक है, सेलेनोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक मिनट आप यहाँ पर देखिएगा, आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं चंद्रमा की। जैसा कि हमने बताया, चंद्रमा को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का जीवाश्म बोला जाता है, और चंद्रमा को ही क्या बोलते हैं, रात की रानी का मतलब दर्जा दिया जाता है। और चंद्रमा का अध्ययन क्या होता है, सेलेनोलॉजी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर बात करते हैं अपभ्रू और उपभ्रू की। जैसा कि अभी हमने अपसौर और उपसौर के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, अपभ्रू और उपभ्रू होता है, ठीक है।
यहाँ पर उपभू क्या होता है और अपभू। देखो उपभू का मतलब होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा गलत है, ये जो ऊपर की डिफिनेशन दी है वो काहे के लिए है, वो अपभू है, अपभू। और जो नीचे का है इसको बोलते हैं उपभू, उपभू। ठीक है, तो हेडिंग चेंज कर लेना आप लोग। तो अपभू का मतलब क्या होता है, जैसे कि वहां पर मैंने बताया था अप का मतलब होता है बड़ा, यानी कि तो जो दूर की चीजें होगी। तो जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है, यानी कि मान लेते हैं ये चंद्रमा है और यहाँ पर ये पृथ्वी है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, अधिकतम हो जाए, यानी कि ज्यादा हो जाएगी तो उसको अपभू बोलेंगे, और जब कम हो जाती है तो उसको उपभू बोलते हैं। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है, यानी कि कम से कम हो जाती है, तो उसे उपभू बोलते हैं, उपभू बोलते हैं, उपभू। और यहाँ पर अपभू करेक्ट कर लेना आप लोग। तो ये अपभू हो जाता है जब अधिकतम दूरी होती है, और उपभू क्या होता है जब नॉर्मल मतलब जो दूरी होती है न्यूनतम हो जाती है। सुपर मून की बात करते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। सुपर का मतलब होता है, सुपरमैन का नाम सुना होगा, सुपर का मतलब बड़ा, सुपर का मतलब ही होता है बड़ा। तो जब सुपर का मतलब होता है बड़ा, तो जब चंद्रमा क्या होता है पृथ्वी के बहुत नजदीक, मान लेते हैं पृथ्वी है और इसके नजदीक आ जाएगा अपना क्या, चंद्रमा, तो पास से देखने में क्या होगा, कोई चीज बड़ी दिखती है। जैसे कि अगर मैं कैमरे के पास आ जाता हूँ तो आपको मेरा चेहरा क्या है, बड़ा दिखाई देगा। उसी तरीके से क्या होता है, जो सुपर मून होता है, जब चंद्रमा क्या होता है पृथ्वी के नजदीक पहुंचता है तो वो बड़ा दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, बात करते हैं ब्लू मून की। ब्लू मून क्या होता है, जब एक महीने में 2 बार पूर्णिमा हो जाए सॉरी, जब एक महीने में 2 बार क्या हो जाता है, पूर्णिमा हो जाती है, तब उसको क्या बोला जाता है, ब्लू मून के नाम से जानते हैं। देखो जब एक महीने में क्या हुआ, पूर्णिमा होती है 2 बार, पहली पूर्णिमा को तो पूर्णिमा ही बोलते हैं, लेकिन जब दूसरी पूर्णिमा आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट पूर्णिमा पूर्णिमा होती है, बट सेकेंड जो पूर्णिमा होती है उसको हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा, एक स्लाइड आगे निकल करके फिर बात करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सुपर मून। सुपर मून, सुपर का मतलब बड़ा, सुपर का मतलब बड़ा, देखिए सुपर का मतलब बड़ा। तो जब बड़ा हो जाएगा, जब चंद्रमा बड़ा दिखाई देने लगेगा तो सुपर मून। ठीक है, ब्लू मून कब होता है, जब पूर्णिमा वाले दिन, यानी कि एक महीने में 2 पूर्णिमा, 2 पूर्णिमा। ठीक है, 2 पूर्णिमा जब होती हैं, कब, एक महीने के अंदर 2 पूर्णिमा, तब फर्स्ट वाली जो होती है फर्स्ट, और जो सेकेंड, फर्स्ट को तो पूर्णिमा ही बोलते हैं, और जो सेकेंड होती है सेकेंड को बोलते हैं ब्लू मून, सेकेंड को ब्लू मून बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड मून। ब्लड मून क्या होता है उसके बारे में अभी हम, देखो यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ है मैंने, जो ब्लड मून, पृथ्वी के वायुमंडल से प्रकाश के अपवर्तन के कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा लाल दिखाई देता है। जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा होता है और चंद्रमा क्या होता है, लाल दिखाई देने लग जाता है। चंद्र ग्रहण के टाइम पर चंद्रमा का लाल दिखना ही क्या होता है, ब्लड मून कहलाते हैं। यानी कि जब लाल दिखता है, लाल क्या होता है, ब्लड होता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है ब्लड मून। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, यानी कि ल्यूनर, क्या है, ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखो ये चंद्रमा है अपना, ये पृथ्वी है, और ये सूर्य है। तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ गई, पृथ्वी आ गई, चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या है, पृथ्वी आ गई, तो क्या होता है, ये जो होता है यहाँ पर रोशनी पहुंचती नहीं किसके पास, चंद्रमा के पास, और चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है। और ग्रहण का मतलब भी होता है, देखो ग्रहण का मतलब क्या होता है, कोई चीज ना दिखाई देना, ग्रहण का मतलब छिपा हुआ, ग्रहण का मतलब होता है छिपा हुआ, यानी कि कोई चीज अगर छिप जाएगी तो उसके ऊपर बोलते हैं ग्रहण लग गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है, जब सूर्य पृथ्वी के बीच में, वो चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा पूर्णिमा यानी कि फुल मून के दिन होता है। एक साल में अधिकतम 7 बार ही सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो सकता है। ये बात याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक साल में कितनी बार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लग सकता है, तो अधिकतम 7 बार ही लग सकता है। और कौन से दिन, अगर सूर्य ग्रहण, वो चंद्र ग्रहण कौन से दिन लगता है, तो पूर्णिमा वाले दिन लगता है।
यानी कि फुल मून वाले दिन क्या होता है, लगता है। ब्लड मून के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आगे देखते हैं, चंद्रमा पर मानव की ऐतिहासिक यात्रा बात करते हैं। अगर देखो चंद्रमा पर क्या हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ, 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को क्या होता है, अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया जाता है। अपोलो 11 मिशन जो था, अभी होम गार्ड के पेपर, वो लेखपाल के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अपोलो की मतलब किस किस मिशन के द्वारा, मिशन के द्वारा किस मिशन के द्वारा जो चंद्रमा पर पहला इंसान गया था, चंद्रमा पर पहला इंसान गया, और उसमें जो था ऑप्शन दे रखे थे, एक ऑप्शन अपना था इस टाइप से, अपोलो 11, और 2-3 थे, और लास्ट में एक ऑप्शन दे रखा था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब क्या हुआ, वो अपोलो 12 दिया हुआ था ऑप्शन में, अपोलो 12। अब क्या होता है, जब ये लेखपाल की परीक्षा में आता है, किसमें, लेखपाल की जो अभी हुई है अपनी 2026 में, तो लेखपाल की परीक्षा में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है किस मिशन के द्वारा चंद्रमा पर पहला इंसान क्या है, कदम रखता है। तो ऑप्शन में दे रखा था अपोलो 12, और ऐसे चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, और उसी के साथ में इनमें से कोई नहीं। अब बच्चों ने क्या किया, वहां पर अपोलो 12 को टिक करके चले आते। उनको समझ में नहीं आया कि जो मिशन था, पहला जो मिशन था जिससे कि क्या हुआ था, चंद्रमा पर पहला कदम रखा गया था, वो क्या था, अपोलो 11 था, ना कि अपोलो 12। और बच्चों ने क्या किया, यहीं पर टिक मारा, और यहाँ पर उनकी गलती हो गई। और क्या करते थे, क्या कर सकते थे, क्योंकि बच्चों ने नीचे का ऑप्शन ही नहीं पढ़ा, जिसमें लिखा लिखा हुआ था इनमें से कोई नहीं। अगर बच्चों ने इसको पढ़ लिया होता कि इनमें से कोई नहीं, तो वो इसको मार देते। बट बच्चों ने क्या किया, सिर्फ अपोलो को पढ़ा और 12 नहीं देखा, और उन्होंने टिक मार दिया, उनका क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपोलो 11 था, ना कि 12 था, ठीक है। तो 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर क्या रखा, कदम रखा पहली बार। कौन था, इनका नाम याद रखना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। बात करते हैं, उन्होंने चंद्रमा की जिस सतह पर उतर करके कदम रखा था, उसको हम क्या बोलते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, और जिसको हम शांति का सागर हिंदी में बोलते हैं। तो जहां पर उन्होंने अपना कदम रखा, यानी कि जिस सतह पर उन लोगों ने लैंडिंग करी थी, उसको बोलते हैं शांति का सागर। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम मानव कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अपोलो 11 ये अभी हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। बात करते हैं, चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने वाला पहला देश कौन था, तो अमेरिका था, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु कौन था, पशु कौन था, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु कौन था, और उसका नाम भी बताना है, ठीक है, और उसका नाम, तो देखिए जो, हाँ, तो बात करते हैं, जो पहला पशु था उस वो कौन था, डॉग। यानी कि डॉग में जो अपना फीमेल होती है, यानी कि जिसको हम वैसे तो कुतिया बोलते हैं, तो डॉग की जो फीमेल जो वर्जन होता है उसको भेजा गया था, जिसका नाम क्या था, लाइका, ठीक है। लाइका नाम की क्या थी, कुतिया थी, जिसको क्या हुआ, पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब बात करते हैं आगे की। देखो ज्वार भाटा, मैंने शुरुआत में बताया था कि ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके परिचय और कारण क्या होते हैं। देखिए इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो समुद्र का जो विशाल जल स्तर का ऊपर उठना, यानी कि देखो समुद्र होता है, उसका जो तल होता है वो समतल होता है, लेकिन क्या होता है, जब ज्वार आता है तो क्या होता है, उसका जो जल होता है ऊपर की साइड उठ जाता है, उसी को हम ज्वार बोलते हैं। और जब वो नीचे फिर से आ जाता है, उसको हम भाटा बोलते हैं। समुद्र के जल स्तर का नीचे गिरना या उसका पीछे हट जाना, उसको हम भाटा बोलते हैं, यानी कि इब बोलते हैं, और उसको ज्वार को बोलते हैं टाइड, ठीक है।
मानव का वो प्रभाव का वितरण क्या होता है? पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटे पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। इसको थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं, फिर से बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, ये अपनी है पृथ्वी। तो इससे ये है पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है। यहाँ पर अपना क्या है? चंद्रमा है। यहाँ पर क्या है? अपना सूर्य है। ये तो अपना सन हो गया, ये हो गया मून। तो देखो, जैसा कि बताया था, आप लोग कमेंट करेंगे कि कल की क्लास में हमने जब बताया था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो आप लोगों को कमेंट करनी है। तो देखो, पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है वो अधिक होती है, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो कम है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ? हाँ, तो पृथ्वी के और मून के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होती है। इस कारण क्या होता है, यहाँ पर देखो, क्योंकि ये हो गया अपना, इधर साइड होता है ये पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, ये हो गया पैसिफिक ओशियन। इधर भी क्या है? अपना पैसिफिक ओशियन है। और ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्कटिक है, और यहाँ पर अंटार्कटिक है, ये अंटार्कटिक है, ठीक है, अंटार्कटिक। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर जो पृथ्वी है, तो यहाँ पर सूर्य के पास भी अपना वो मून के पास क्या है? अपना गुरुत्वाकर्षण पावर है, ग्रेविटी है। और उसी तरीके से सन के पास भी क्या है? अपनी ग्रेविटी है। तो क्या होता है, जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जल है, यहाँ पर भी जल, यहाँ पर भी जल, यहाँ पर भी जल, तो जब पृथ्वी पर 70% जल ही है, तो क्या होता है कि जब पृथ्वी घूम रही होती है अपने अक्ष पर और सूर्य का चक्कर लगा रही होती है, तब सूर्य क्या करता है? अपनी गुरुत्वाकर्षण पावर से जो इसका जल होता है उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, और चंद्रमा क्या करता है? अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा जब अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण पावर से क्या करते हैं? खींचते हैं, तब क्या होता है? ज्वार आता है। और जब वो क्या होती है? उनकी पावर कम हो जाती है, तो वो जब नीचे आ जाते हैं, उतर कर, मतलब जो नीचे समतल पर फिर से आ जाता है पानी, उसको बोलते हैं भाटा, ठीक है। तो ज्वार भाटा क्यों आता है? क्योंकि ये सन की गुरुत्वाकर्षण पावर और मून की गुरुत्वाकर्षण पावर के कारण होता है। अगर बात करते हैं यहाँ स्लाइड में, तो पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? अधिक प्रभावकारी होता है। मैंने बताया कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? अधिक है। ये दूरी क्या है? अधिक है। और बात करते हैं इसके बीच की जो दूरी है, कम है। तो जो नजदीक होता है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। जैसे कहा जाता है ना अपने गांव देहात में, कि जैसी संगत होती है वैसे ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। यानी कि जब हमारी संगत ही खराब होगी तो हमारे ऊपर संगत के जो असर पड़ेंगे वो भी खराब होंगे। उसी तरीके से जो दूर का जो रिश्तेदारी होती है उनके प्रभाव कम पड़ते हैं। तो जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कम है, जब पास में है, तो इनके जो प्रभाव पड़ेंगे ज्यादा पड़ेंगे। और सूर्य और पृथ्वी क्या है? दूर है, और दूर होने के कारण क्या होता है? इनके प्रभाव कम पड़ता है। तो जो ज्वार भाटा के लिए ज्यादा जिम्मेदार है कौन? तो चांद है, और दूसरे नंबर पर आता है अपना सूर्य। तो वही यहाँ पर दिखा हुआ है, पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? बल ज्वार भाटे पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। यानी कि सूर्य का प्रभाव 28%, और तो 72% प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का होता है। मुख्य कारण क्या होता है? ज्वार भाटा आने का सबसे प्रमुख कारण ब्रह्मांडीय पिंडों का आकर्षण होता है। यानी कि जब यहाँ पर सूर्य क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है, और चंद्रमा अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पर जो ब्रह्मांडीय पिंड का मतलब क्या है? सन और मून से ही है, सन प्लस मून, इन दोनों से ही मतलब है इसका, ठीक है, ब्रह्मांडीय पिंड। मुख्य रूप से चंद्रमा जो मून होता है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इसके लिए उत्तरदायी होता है। अन्य कारण की बात करते हैं, पृथ्वी का घूर्णन, यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी कि जो रोटेशन है उसका भी ज्वार भाटा को उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए क्या होता है? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, यानी कि केंद्रापसारक बल। इसके कारण जल बाहर की ओर छिटकता है। जैसे कि मान लेते हैं एक लोटे में हम लोग पानी ले लेते हैं, उसको घुमाते हैं, तो क्या होगा? उसका पानी क्या है? बाहर की ओर छलकता है। उसी तरीके से बाहर की ओर छलकने का कारण क्या है? जब पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूम रही होती है, तो इसके अंदर जो पानी है वो भी छलकने का काम करता है ऊपर। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। विपरीत ज्वार क्या होता है? पृथ्वी पर जिस स्थान पर चंद्रमा के आकर्षण से ज्वार आता है, उसके ठीक विपरीत दिशा में पृथ्वी के घूर्णन, यानी कि केंद्र, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है, उसके कारण क्या होता है? ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे की चीज देखते हैं। ज्वार भाटा के महत्वपूर्ण तत्व और प्रभाव देखिए।
उत्पत्ति कैसे होती है? दिन में 2 बार क्या होती है उत्पत्ति होती है ज्वार भाटा की, यानी कि कम से कम 12 घंटे और 26 मिनट का अंतराल होता है। जहां पर भी मान लेते हैं आप समुद्र के किनारे अगर रह रहे हैं और वहां पर ज्वार आ जाता है, ज्वार भाटा आता है, तो आप लोग अगर एक बार ज्वार भाटा आया है तो नॉर्मल सी बात है दोबारा भी आएगा। उसका अंतराल कितना होगा? 12 घंटे का होगा, यानी कि 12 घंटे के बाद वहां पर दोबारा एक बार ज्वार और भाटा आएगा। तो इस बात का याद रखिएगा, कभी भी अगर आप समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं, अगर वहां पर ज्वार भाटा आता है तो सतर्क रहिएगा कि दोबारा भी आ सकता है। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? एक तो ज्वार भाटा से क्या होता है, समुद्र तटों की सफाई हो जाती है। जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र के पास मतलब किनारे तक आता है और अंदर चला जाता है, जिससे कि अंदर का जो कचरा वगैरह होता है अपने साथ लेकर के चला जाता है, तो सफाई हो जाती है। नमक उत्पादन, यानी कि लोग क्या करते हैं, समुद्र के किनारे बड़े बड़े गड्ढे खोद देते हैं, जिससे क्या होता है जल जब गड्ढों में आता है और दोबारा जाता है तो वहां पर क्या रह जाता है, नमक रह जाता है और बाकी जल निकल जाता है। ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन, वहां पर लोग क्या करते हैं, प्लांट लगा देते हैं जिससे कि विद्युत ऊर्जा वगैरह बनाई जा सकती है। बात करते हैं उच्च ज्वार, यानी कि सिजगी की स्थिति जब होती है। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, तीनों एक सीधी रेखा में सबसे ऊंचे ज्वार बनाते हैं। जब मैंने बोला था कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक लाइन में आते हैं उसी को हम सिजगी बोलते हैं, वही चीज यहाँ पर दे रखी है। विश्व में सर्वोच्च ज्वार कहाँ आता है? तो देखो विश्व में क्या है, कनाडा में एक घाटी है जिसका नाम है फंडी, ठीक है, यानी कि फंडी की घाटी, यानी कि कनाडा में विश्व के सबसे बड़े ज्वार वहीं पर आते हैं। भारत में अगर बात करते हैं तो गुजरात का ओखा तट, गुजरात का जो ओखा तट है वहां पर क्या होता है, सबसे बड़े क्या आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर क्या आता है, गुजरात में ही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी, ठीक है, खंबात की खाड़ी। तो बात करते हैं, तो गुजरात का ओखा तट और दूसरा है खंबात की खाड़ी, इन दोनों में क्या होता है, सबसे बड़े क्या होते हैं, ज्वार आते हैं। कहाँ? भारत में। और विश्व में कहाँ? कनाडा में आते हैं। कौन सी घाटी में आते हैं? खाड़ी में आते हैं, तो फंडी की खाड़ी में आते हैं। ज्वार भाटा के नुकसान क्या होते हैं? तो तटों में क्या होता है, कटाव हो जाता है और बाढ़ आने के खतरे बढ़ जाते हैं, यानी कि बाढ़ आ जाती है और वहां पर क्या होता है, तट होते हैं वो कट जाते हैं। बात करते हैं नौवहन में व्यवधान होता है, यानी कि जो वहां पर नाव चलाने वाले लोग होते हैं उनको व्यवधान होता है, मछलियों पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि मछलियां बाहर आ जाती हैं और तड़प तड़प के मर जाती हैं, ठीक है। इसी के साथ में क्या होता है, एक चीज रह जाती है, उसको मैं ऐसे बता देता हूँ, जिसको बोलते हैं परागमन, ठीक है। एक टर्म होता है परागमन। तो परागमन क्या होता है, जैसे देखो अभी मैंने बताया था कि जैसे कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, कि सूर्य ग्रहण जब लगता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। इसी तरीके से देखो, जब मान लेते हैं ये सूर्य है, सूर्य के बाद नंबर 2 पर कौन सा आता है, बुध आता है। यहाँ पर क्या आता है, फिर शुक्र आता है, फिर नंबर 3 पर आती है अपनी पृथ्वी। तो जब बात करते हैं, चंद्रमा तो आता ही है, कुछ ऐसे कंडीशंस हो जाती हैं जिनमें क्या होता है, ये बुध और शुक्र ये भी तो बीच में आ सकते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कभी ये आमने सामने नहीं आएंगे। तो जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में बुध या शुक्र आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, परागमन बोलते हैं। याद रखिएगा, तो परागमन क्या होता है, तो परागमन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, पृथ्वी के बीच क्या होता है, पृथ्वी के बीच बुध या शुक्र ग्रह आ जाते हैं, आ जाते हैं, तो उसे परागमन कहते हैं, परागमन कहते हैं, ठीक है। तो इस डिफरेंस को याद रखना, परागमन क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में बुध या शुक्र ग्रह आ जाते हैं तो उसको हम परागमन के नाम से जानते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब इनका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है अपने ऊपर, क्योंकि ये दूर होते हैं, ये चंद्रमा के अगर तुलना में देखा जाए तो बुध और शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी से काफी दूर पड़ जाते हैं, तो इनका ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर देखने को नहीं मिलता है। और इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया और आई होंगी चीजें, और जहां पर भी आपको डाउट होता है तो आप लोग क्या करेंगे, नीचे कमेंट कर देंगे, अगली क्लास से हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा इनिशिएटिव है कि मतलब हम लोगों ने अभी यूट्यूब पर पहली बार स्टार्ट किया है, तो जिस कारण क्या हो रहा है कि हो सकता है टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं, आवाज में भी दिक्कत हो सकती है कभी कभी, और भी कोई दिक्कत आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं
कि आप लोग अपनी पढ़ाई को मतलब बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसी तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। और हमारा ये विश्वास है और हमारी ये गारंटी है कि आप लोगों को कभी भी निराश करने की कोशिश नहीं होगी। हमेशा आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। हमारी पूरी टीम इसीलिए लगी हुई है। जय हिंद और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।